नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नायर। सबसे पहले नजर इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 5 साल की इस्लाम की प्रैक्टिस करने की अनिवार्यता पर रोक। अदालत ने कहा पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं। कोलकाता में आज से 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भविष्य की सैन्य रणनीति, तैयारियों और सुधारों पर मंथन। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार को देंगे मखाना बोर्ड का उपहार। पूर्णिया को भी मिलेगा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन। लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत आज से। झारखंड में लाल आतंक पर तगड़ा प्रहार। 3 हार्डकोर इनामी नक्सली ढेर। AK-47 समेत बड़ी संख्या में हथियार बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। और मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद जलभराव से परेशान लोग। थोड़ी देर के लिए थम गई मोनोरेल। पुणे में स्कूल बंद। लोगों से सावधान रहने की अपील। और वक्फ संशोधन कानून पर आ चुका है फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। यानी 5 साल की इस्लाम की प्रैक्टिस करने की अनिवार्यता पर अब रोक लगा दी गई है। पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है कई दलीलें और 5 साल की इस्लाम की प्रैक्टिस करने की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है। ऐसे में वक्फ कानून पर आ चुका है सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। 22 मई को 3 दिन की सुनवाई हुई थी, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज फैसला सुनाया गया है, जिसमें ये सुप्रीम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरे वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता पर कोई फैसला नहीं दिया है या कहें कि तो अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन इसकी धाराओं पर रोक लगाते हुए कुछ शर्तें जरूर तय की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की 2 धाराओं पर इस समय रोक लगा दी है, साथ ही शर्तें तय करके उनका पालन सुनिश्चित करने को भी कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून अधिनियम 2025 पर सुप्रीम फैसला सुना दिया है और साथ ही साथ कई प्रावधानों पर इस समय रोक लगा दी गई है, लेकिन कानून की वैधता पर कोई संशय नहीं है, उसको रोकने का कोई आधार नहीं है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं, कुछ प्रावधानों की बात जरूर की है और शर्तों के साथ की है। वक्फ करने के लिए 5 साल की इस्लाम की प्रैक्टिस के बारे में यहां सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बातें कही हैं। To be taken by the government, or the position has to be taken back that the procedure laid down in the Waqf Act, including the amendment of the Waqf, that procedure has to be followed by the tribunal as well as by the Honorable High Court. So after judgment of the tribunal only, that order can be given effect to. So that is the very clear order today by the Honorable Supreme Court, and very important order that those works are now has to be registered, meaning thereby those works which are not registered, they will not be treated as work property. तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम फैसला यहां आ चुका है। वक्फ संशोधन कानून जो है वो बरकरार रहने वाला है। ऐसे में कुछ प्रावधानों पर जरूर रोक लगा दी गई है। यहां हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। विकास का रुख करेंगे। विकास, जिन कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी गई है शर्तों के साथ, वो क्या है?
देखिए, सबसे पहले तो कोर्ट ने ये कहा कि जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है, ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। पहले से ही जो सबसे पुराना आपका कानून है आज़ादी से पहले का, उसमें भी रजिस्ट्रेशन का जिक्र है। रजिस्ट्रेशन को बताया गया है कि कराना चाहिए ऐसी वक्फ प्रॉपर्टीज का, तो उसमें कोर्ट ने कोई दखल नहीं दिया। जिन चीज़ों में दखल दिया है, सबसे पहले एक शर्त ये थी कि जो व्यक्ति कम से कम 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहा हो, यानी मुस्लिम धर्म अपना चुका हो और वो मुस्लिम हो 5 साल से, वही वक्फ क्रिएट कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति जिसने हाल ही में 5 साल से कम वक्त पहले वो कन्वर्ट हुआ था, मुस्लिम हुआ था, वो किसी तरह का वक्फ नहीं क्रिएट कर सकता। इसको कोर्ट ने कहा कि ये आर्बिट्ररी दिखता है, क्योंकि इसमें जो भी अथॉरिटीज हैं वो अपनी मनमानी कर सकती हैं ये तय करने में कि कौन व्यक्ति 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है और कौन नहीं है। तो ये एक कोर्ट ने ये जो प्रोवाइजो था इसको स्टे किया है। दूसरी बात कोर्ट ने ये कही है कि यहाँ पर एक और व्यवस्था दी गई थी कि अगर किसी वक्फ की गई प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद होता है कि ये प्रॉपर्टी सरकारी जमीन है या वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में जब तक कमिश्नर अपनी जांच पूरी नहीं कर लेते, अपनी रिपोर्ट नहीं दे देते, तब तक ये एज्यूम करके चला जाएगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है और ऐसी प्रॉपर्टी से आने वाला जो भी राजस्व है वो वक्फ को नहीं जाएगा। ये प्रोविजन था, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। तीसरी बात कोर्ट ने ये कही कि जहां तक संभव हो जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं उनकी संख्या सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में न्यूनतम रखी जानी चाहिए। यानी जो सेंट्रल काउंसिल है उसमें 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर्स ना हो और जो 4 जो वक्फ बोर्ड स्टेट के हैं उनमें 4 से ज्यादा लोग नॉन मुस्लिम नहीं होने चाहिए। और ये बात भी कही कोर्ट की तरफ से गई कि जो सीईओ हैं इन बोर्ड्स के या काउंसिल के, वो यथासंभव मुस्लिम होने चाहिए। ये कोर्ट की वजह ये हो सकती है ऐसा कहने की कि किसी तरह का विवाद जो है वो पैदा ना हो, क्योंकि नॉन मुस्लिम मेंबर्स अगर कोई डिसीजन लेता है, सीईओ कोई डिसीजन लेता है, तो उसको लेकर के आगे आने वाले समय में कुछ विवाद हो सकते हैं। ऐसे में बेहतर यही हो कि जो सीईओ हो वो मुस्लिम समुदाय से ही आता हो और जो मेंबर्स हैं वो बोर्ड में 4 और काउंसिल में 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर्स नहीं होने चाहिए। ये कोर्ट ने यहाँ पर टिप्पणी की है। ठीक है विकास, अब तक की सुनवाई के बारे में आपसे पूछना चाहें तो अब तक की सुनवाई में क्या क्या हुआ है, क्या क्या याचिकाएं अपनी दलीलों के साथ आई और केंद्र सरकार ने अपना पक्ष किस तरीके से रखा? देखिए, याचिकाएं जब सुप्रीम कोर्ट में शुरू में आई थी तो शुरू में 10 याचिकाएं यहाँ पर आई थी, जिनमें कुछ राजनेता थे, जिसमें जो मुस्लिम संगठन हैं वो थे, कुछ लीडर्स थे पॉलिटिकल पार्टीज के, टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा थी, डेरेक ओब्रायन थे, इसके अलावा आरजेडी के मनोज झा थे, ये सब लोग भी याचिकाकर्ता थे। हालांकि जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि हम जो 10 याचिकाकर्ता हैं जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे उनको ही सुनेंगे, जो भी दलीलें रखी जानी है वो लोग रख सकते हैं। इसलिए ये 60-65 याचिकाएं सुनने का कोई औचित्य नहीं है। जहां तक याचिकाकर्ताओं की बात थी तो उन्होंने कई बातों पर इसमें आपत्तियां उठाई थी, जिनमें सबसे पहला ये था कि जो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है वक्फ प्रॉपर्टीज का, वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज का, वो उसको चुनौती दी थी। उन्होंने ये कहा था कि जो वक्फ बाय यूजर का जो प्रावधान है वो नए कानून में हटा दिया गया है। तो ये कहा गया था कि ये कहीं ना कहीं जो अभी तक जो व्यवस्था चली आ रही थी उस पर सीधे सीधे हमला है, क्योंकि वक्फ बाय यूजर अभी तक काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता रहा था पुराने कानून के तहत। तो एक तो नए कानून में ये बदलाव किया गया था। दूसरा बदलाव ये था कि अगर कहीं पर सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर के कोई विवाद होता है तो जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक उस जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। एक बड़ा बदलाव ये किया गया था जी। तीसरा बदलाव ये किया गया था कि जो भी 5 साल कम से कम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए वही व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ कर सकता है। साथ ही ये कहा गया था कि ट्राइबल एरियाज में कोई भी जमीन है वो वक्फ नहीं की जाएगी नए कानून के अंतर्गत। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इन्हीं सब चीजों को लेकर के कई याचिकाएं आई थी। याचिकाकर्ताओं की दलीलें थी कि ये जो रिलीजियस फ्रीडम है उसमें एक सीधे सीधे हमला है, क्योंकि संविधान माइनॉरिटीज को उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस की अनुमति देता है और वक्फ जो क्रिएट किया जाता है ये भी उनकी एक नेसेसरी प्रैक्टिस है उनके रिलीजन की। तो सीधे सीधे इसमें सरकार इस तरह से दखल नहीं दे सकती। ठीक विकास, केंद्र सरकार का ये कहना था कि वो कहीं पर भी माइनॉरिटीज के अधिकारों पर हमला नहीं करना चाहते, ना कर रहे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और उसके बाद अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था 22 मई को 3 दिन की सुनवाई के बाद, जिसके बाद आज फैसला सुनाया गया है, जहां वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कानून बरकरार रहेगा। हालांकि कुछ जो प्रावधान है उस पर जरूर रोक लगा दी गई है। फिलहाल विकास, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता दौरे से जुड़ी हुई, जिसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं बिहार। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है, जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साल 2014 से शुरू हुआ एक सफर, जब मिला एक ऐसा नेतृत्व जिसने बदलाव का वादा किया और उस वादे को नीति, नियत और परिणामों में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पिछले 11 साल में केंद्र सरकार ने देश के विकास के लिए तमाम कदम उठाए हैं। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, बल्कि गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण के लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों की डीडी न्यूज ने पड़ताल की है और सरकार के विभिन्न कदमों और योजनाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका विश्लेषण किया। आज से हम आपके लिए ला रहे हैं एक ऐसी सीरीज जिसमें हम मोदी सरकार के 11 साल के विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा आपके समक्ष रखेंगे। तो देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति, जन जन के प्रधानमंत्री। किसी व्यक्ति को न सिर्फ मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर साल 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश में एक अभूतपूर्व बदलाव की शुरुआत की, जो समय के साथ जमीनी स्तर पर एक जन आंदोलन के रूप में विकसित हुई और उसका परिणाम आज पूरी दुनिया देख रही है। देश को कूड़ा और कचरे से मुक्त करने और एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण का सपना लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन देश के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक है, जिसका उद्देश्य खुले में शौच को समाप्त करना, शौचालयों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नागरिकों के बीच स्वच्छता संबंधी व्यवहार सुनिश्चित करना था। अब ये अभियान ODF से भी आगे बढ़कर ODF प्लस, ODF मॉडल विलेज और स्वच्छ सुजल गांव की ओर अग्रसर है। He was very clear this cannot be a sarkari program. We have to involve people. And when he said people, he meant across all sections. You know, the rural, it was urban. It was very and then how do we motivate and how do we magnify the message? How do we make it more impactful? इस अभियान के तहत न सिर्फ शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया, बल्कि देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण
मुख्य रूप से व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के साथ खुले में शौच के उन्मूलन से संबंधित है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत शहरों के भीतर गलियों, सड़कों और बुनियादी ढांचों की सफाई शामिल है। ये प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छता के प्रति दृढ़ संकल्प ही है कि स्वच्छता के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को तय समय से पहले हासिल किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत करीब 12 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ और 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। वहीं स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत करीब 64 लाख घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया। हमारे घर से जब बाहर जाते हैं तो उसका इंतज़ार नहीं करना पड़ता। घर पे जो भी काम करते हैं तो वैसे हमारे को टेंशन नहीं होती है बाहर जाने की। हमारे घर में शौचालय है, इसलिए हमें सुविधा अच्छी मिली है और मोदी सरकार से हमारे शौचालय बन गया है और हम ठीक हैं। हमारे लेडीज़ को बाहर नहीं जाना पड़ता है। मोदी सरकार की वजह से हमारे को बहुत साफ़ सफाई मिली है, बहुत लाभ भी मिला है और हमारे को महिलाओं को बहुत सम्मान भी मिला है। स्वच्छता के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को देखते हुए ही साल 2021 से ही हर साल देश भर के सरकारी कार्यालयों ने भी अपने परिसर को स्वच्छ रखने, रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत करने और मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और क्षेत्रीय कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के साथ ही फाइलों की समीक्षा, छंटनी और ई कचरे को खत्म करने के लिए स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। पिछले 4 सालों में इस अभियान के तहत करीब 12.04 लाख सरकारी कार्यालयों और प्रवासी भारतीय मिशनों में सफलतापूर्वक यह अभियान चलाया गया। इस दौरान 696.27 लाख वर्ग फुट जगह को खाली कराया गया और इनका समुचित इस्तेमाल किया गया। स्वच्छ भारत अभियान ने पूरे देश में अपना एक व्यापक प्रभाव छोड़ा है और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया है। इस जागरूकता के चलते सार्वजनिक स्थलों को साफ स्वच्छ रखने को लेकर लोगों में एक जिम्मेदारी का भाव भी आया है। स्वच्छता आज दैनिक जीवन का एक बुनियादी पहलू बन गई है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने सही कहा है कि देश जितना साफ होगा उतना ही चमकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और अब सीधा रुख करेंगे विकसित भारत के लिए एआई के लिए रोड मैप, त्वरित आर्थिक विकास के लिए एक अवसर पर एक कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। Institutions, universities and colleges where the students are today using the latest semiconductor design tools. They are designing chips and 20 of those chips got manufactured recently at SCL Mohali. Another batch of 15 is at this point of time undergoing manufacture, taping out at SCL Mohali. Now, where in the world will you find university students, college students designing complete chips which get manufactured also and tested and used in the systems that they want to use in? This is the level of talent development that we are taking up, friends. And this is where our Prime Minister's clear guidance to us, clear focus on developing a very important, very deep, very wide, very diverse talent pool came into play. I'll give another example, AI. The AI mission, our Prime Minister is known for democratizing technology, right? Whether it is the UPI, whether it is the way the DPI, the digital public infrastructure, is used everywhere in the country and now known across the world. In the AI mission also, the first task that we took was to make GPU compute facility, common compute facility, available to a very large section. When the mission was approved, the target we took was of 10,000 GPUs. And today we have 38,000 GPUs available for everybody. And I'll request that part of the Niti Aayog commitment to the aspirational districts and to all districts, let this GPU common compute facility be also available to the districts which want to develop new solutions, and the AI mission will be able to give it to you. Against target of 10,000, we have done 38,000. Secretary Krishnan was just noting the latest update of the data sets. It's actually
2,000 plus data sets available, not 350 or not 1,000, but actually 2,000 plus data sets which are now available on the AI Kosh. That's for you to use, that's for you to train your models, that's for you to get the right inference for the problems that you work on. We have taken a very different approach in AI safety, whereas the world, many parts of the world, look at AI safety more as a legal challenge. They want to create a law, pass a law, and then believe that AI safety will come. We have taken a very different approach. We have taken a techno-legal approach, and our AI Safety Institute is a virtual institute, which basically is a network of institutes, and each of these nodes in the network have taken one problem to solve for. For example, IIT Jodhpur is solving for detecting deepfakes, and the technology that they have developed, the algorithms that they have developed, are today able to detect deepfakes with very high accuracy. विकसित भारत के लिए एआई रोड मैप पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव इस समय संबोधित कर रहे थे, जहां बड़ी बातों का जिक्र वो कर रहे थे कि किस तरीके से में भारत के लिए एआई का रोड मैप जरूरी है और भारत में एआई का काम किस तेजी से चल रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने जानकारी दी कि इस साल के अंत तक मेड इन इंडिया चिप उपलब्ध होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से जुड़ी हुई खबर के साथ। आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है। पीएम मोदी आज अपने वादे के अनुसार बिहार को राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उपहार देने वाले हैं। साथ ही पूर्णिया में करीब 36,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत भी करने वाले हैं। आइए देखते हैं इस पर हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सीमांचल को मजबूत कनेक्टिविटी की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री बिहार दौरे में पूर्णिया हवाई अड्डे के नए सिविल एनक्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम रेल संपर्क में सुधार के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और कई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन के बाद विमानों का परिचालन पूर्णिया एयरपोर्ट से शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे तो पूर्णिया एयरपोर्ट पूर्ण रूप से ऑपरेशनल हो जाएगा। सबसे पहले जो फ्लाइट है वो पूर्णिया से कोलकाता के लिए है, फिर अहमदाबाद से पूर्णिया के लिए है। आने वाले दिनों में जैसा कि माना जा रहा है कि पूर्णिया कोलकाता और पूर्णिया अहमदाबाद के अलावा भी दिल्ली और मुंबई जैसे शहर इस नेटवर्क से जुड़ेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट से स्टार एयर की फ्लाइट जहां अहमदाबाद से पूर्णिया और कोलकाता के लिए अपनी सेवाओं की शुरुआत करेगी, वहीं इंडिगो की फ्लाइट पूर्णिया से कोलकाता के लिए रवाना होगी। अहमदाबाद से पूर्णिया जो है वो 4 दिन चलेगी, सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार और रविवार। और ये जो सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार वाली फ्लाइट है, ये अहमदाबाद से पूर्णिया और पूर्णिया से कलकत्ता जाएगी और केवल रविवार को ये कलकत्ता नहीं जाएगी। हमारी पूरी कोशिश है सरकार के साथ मिलके कि हम इस फ्लाइट को डेली कर दें। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीशाबाड़ी सभा स्थल पहुंचेंगे, जहां से वो सीमांचल समेत बिहार के तमाम हिस्सों के विकास के लिए कई बड़ी सौगातें जनता को देंगे। एयरपोर्ट का वो उद्घाटन करेंगे, यहां से हवाई जहाज पर यात्री अहमदाबाद के लिए जाएंगे। मोदी जी वंदे भारत जो देश की सबसे प्रिय और एक्सप्रेस ट्रेन है, उस ट्रेन को देने का काम यहाँ करेंगे। 2.5 लाख महिला उद्यमी के खाते में मोदी जी कल डीबीटी के माध्यम से उनकी राशि वहाँ देने का काम करेंगे। अपने बिहार दौरे में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे। ये बोर्ड उत्पादन और नई प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री पूर्णिया में लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। भागलपुर में पीर 35 में 3x800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे। ये बिहार में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। बिहार के पूर्णिया से कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एक और बार रुक करेंगे विकसित भारत के लिए एआई रोड मैप से जुड़े कार्यक्रम को इस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संबोधित कर रही हैं। Benefits or virtues of AI or what AI can do. You had a splendid presentation by the group. I'm just going to highlight some of the
features in governance, which in the last few years, thanks to so many stakeholders who have been in touch with us, we have been able to bring into the policy making and also in the budget making. And continuing with that, we hope to also keep in track and keep in step with the AI Impact Summit, which is being scheduled for 2026 February. So I'm more here to tell you all as to what kind of a work, whether it was very well planned or not, actually making a lot of attempts to get the inputs from stakeholders and carrying it forward and so on. But what's more important is when I see the outcome and when I see different groups, expert groups talking about various aspects, I can see a million flowers bloom, a million flowers of innovation, a billion flowers of AI related activities bloom all over the country. And therefore it becomes very appropriate and timely that the Niti Aayog has chosen to release that work that they're doing in creating a repository for all the frontier tech within the Niti Aayog. And in that, I was just checking up with the CEO Niti Aayog about it, who said because we have more than about 300 odd districts, which put together in the sense of aspirational districts and those with aspirational blocks, all together constituting about 300 odd districts, who are in a live connect with the Niti Aayog to highlight what kind of work or adaptation using AI is happening in the district, which is very well. But what it does leave out is the rest 400. And for me, the keenness with which I want every district to be in this repository, real time, data given, data give out kind of a platform is what is it that we need to have, or what is it that is needed to be done to get the rest 400 districts also to come on board and say we are not doing anything at all with AI, or to say yes, we've been doing this for last 3 years, or some wanting to use some of the things that you've put in your repository for, from where people can take up and adapt and benefit. It requires, of course, DMs of the Tonk former district collector who attempted to do something and naturally, because she had put her heart and soul together in getting AI to help with education, she saw some results. So have others who have done, not so much government official, but private entrepreneurs and startups, which have ensured that far-flung areas in Himachal get medicines delivered to those really far-flung villages. And now that they are spreading it to many other northeastern states like Meghalaya, there are always ways in which quickly such technology innovations can be adapted by other districts as well. So I would want Niti Aayog to see how best the rest of the 400 who are not aspirational districts or blocks, and for whatever reason have remained out of all the 760 or 70 districts will have to be in that repository, either to benefit from or to put in their success stories into it. So I would think that is one of the biggest thing. To start with, I already feel the energy in this room where people are revving to do more, wanting to have more assistance. I do not want to crow about what in the last few budgets we've done, but Debjani is probably a first-hand witness who can probably stand up to support me. In the last 4 budgets or 5 budgets, if I remember correct, every time, other than the pre-budget consultation, which happens by routine with industry, with trading bodies, with science and technology people, with the health sector, with agriculture sector, and so on, there was one which was never defined or described, but off the schedule, and that was that one meeting which Debjani and her NASSCOM team would come. And we would ask her to tell us, it's all right, you came in as a group to talk, but tell us that one specific big gap which you find in government, either in the name of funding or in the name of policy support.
And she would patiently sit with all of us to tell us, and this I never did alone. I had all my secretaries from the finance ministry to listen to her group. And that is how I would say, whether we did the best thing or not, we brought in quantum. I distinctly remember her coming and speaking to us, also talking about the GPUs, about which she was saying so many things today. First thing she came to highlight was, we're not doing adequately on GPU. And she was never polite. She would say, you're not doing it. And it used to be one of those hot, really hot interactions where we would go back to say, oh my God, we have not done so much, we've lost a decade. And she would drive home the point very effectively on that. So as a result, the budget had an announcement on quantum mission. The AI centers for education, for agriculture, for health, and urban spaces, urban cities. Now when you showed the presentation, I see you have retained agriculture, you've retained health, you've retained education, but you're talking about now space and space technology. Fine, what has happened to my urban spaces? Where is it? Have you dropped it out? It was mentioned on the recommendation of the team which met me. So we need better cities to live, and therefore I'm very insistent that AI should help us give solutions for better city urban areas which exist and for newer urban centers that we may plan. I think we need to have a greater understanding that AI probably is capable of giving us in situ solutions without having to remove people from where they are, but keep them there, but give them the solutions which has been waiting for decades. So in that way, where I listed out on quantum, I listed out on AI centers of excellence for these specific areas. I also will have to say the first ever big ticket announcement in the budget was after a thrashing session again with Debjani on semicons. She said, what are you all up to? You're doing only these. Even today, a week ago or 10 days ago, she called me to say, what you're doing in AI is insufficient. You're just looking at ChatGPT type of user end problem. But what are those cases where we need to have solutions given? So there's been a live, continuous, interactive session with the NASSCOM and also others who are engaged in AI-related activities. So the constellation, as an expression used by Ashwini, technology constellation. We are, I think, clear that we do not want to be behind in any one of them. The constellation and the stars which make up the constellation, we are not losing out on any of them. We are not behind, but we cannot be just at par. We need to lead is the Impact Summit's goal, I would say. In each one of the stars which make up for the constellation, we need to have leadership role. And that's where the effort of the ministry is going. And I'm quite happy for what they're doing. And I can assure you, working together with the Reserve Bank of India, the case which was mentioned in your presentation, Kaku, is the Reserve Bank of India is certainly creating sandbox for various user testing application and so on. Sandboxes were used also when we were talking about digital currencies, retail and wholesale retail digital currencies, which the Reserve Bank wanted to try, and it worked well for them to have the sandbox done. So sandbox creation for financial sector AI applications, for financial and insurance sector AI application, yes, the RBI will create. But I'm seeing wherever I go, people and delegations meeting with me to showcase how much they have advanced in this. The sandboxes may be of use for us to see where the regulatory mechanisms can come in with a soft touch approach and not to clamp down on it, so that we are happy that we are regulating, but in the process, unfortunately, we are probably killing the technology itself. We do not want regulation that literally wipe off the technology itself. We want regulations because we want a responsible application. We want what was earlier discussed in the UK meet, the ethical application of AI and so on. But that bridge is probably now crossed because we know how best to go on the ethical regulations and so on. But that has to be kept up because AI is not static. As we heard now on the data sets and so on,
AI is a rapidly progressing, real-time, dynamic thing. And therefore, all of us will have to be conscious that we don't sit back on the ethic, because repeatedly I heard the word used several times by our McKinsey friend, that AI can also have its challenges, and that can affect our so-called demographic dividend that we are talking about. And I see the challenge not just in jobs, but also in the way in which these can be used for the not so much of a betterment of the society. So we need to be clear that regulation has to be running this race equally as much as the technology is running it. If the technology is on a sprint, regulation should also be on a sprint. You cannot be thinking that we've done something about regulation and therefore that's over and done with. So the other interesting aspect which I heard was about the crashing of time, so that we should not lose out on the benefit of the demographic dividend which all of us are talking about. So we need to crash time so that we have all the benefits reaching out to our people. Yes, it is important, because if 80% of people who are going to be dislocated because of, if I heard you right, if 80% of people are going to be dislocated, and if they are going to dislocate, or if they are dislocated, unless we have AI-driven upskilling of these 80%, you're not just going to have them come back to do, at some level, some contribution to the sector. So I would think it's not a gloomy picture of, oh, so many people are going to get thrown out of the job. I would think those are the set which is ready for you to think in terms of AI-driven upskilling programs, which I would want more inputs to come to the government to see how best we can, get into that activity. Because another one of the things which we mentioned in the budget, which I mentioned 3 earlier, thanks to Debjani coming and speaking to us, there was one other which essentially all of us within the government thought about, and we made a big announcement backed up with money. But I'm unfortunately going to have to say that not very many states have used it. And what is that? Old-fashioned, decades-old institution called the ITIs exist in every district of the country. They are Institute for Technology Training. They are for school dropouts or 10th pass or a 12th pass student to come in and have some exposure to technology. When I'm talking about 20, 30, 40 years ago, they are more talking about welding, lathe machine, or power tools to be used, and so on. Never in the age of high technology, and certainly not in the age of AI. So what we did in the budget was to say, look, we will fund every one of these ITIs which have to be upgraded in a hub and spoke model. Suppose a state has about 100 districts or 30 districts, let's say. Highest is about 80, which is UP. But if there are 30 districts, the state can plan for itself that it will have 10 centers which are the main centers, and attached to them in a hub and spoke model will be the rest of it. However, for upgrading them, we said we will fund in order that they find enough training materials and also equipments, whether it is a AI-driven equipment or AI adaptable equipment, which you'll need for training young minds in the districts. So we announced that we will fund the updating of ITIs, which will have now to be AI centers of learning, so that school dropouts or 12th pass or even a graduate who comes out of an institution can go to his district ITI and have a training which will really ready him for a market which wants AI skills. Because industry is rapidly changing their production models. And if their models are going to be now AI driven, and which is very good for productivity benefits that we derive, and if you're talking about accelerated growth in our economy, you need productivity gains to be part of what every industry does. And for that, AI adaptation by industry is absolutely critical. Many of them are doing it, but there is a mismatch.
They are doing the AI adoption, but the market is not giving them AI-ready human resources. As a result, industry today says, oh, all right, you're talking about joblessness, but get us people who are AI-ready. I am adapting I'm shifting my process of production towards this AI-driven era. And that's good for productivity. But where are these people? So when government announced this ITI upgradation, it was this which was in our mind. And therefore we came up with this saying, get your equipments, training equipments that you need. And also we went to the extent of saying, get your AI trained trainers. If you don't get them, please get them from wherever. We'll be flexible about how to fund them, how to pay them. And Minister Ashwini was with me when we had this India-Singapore Ministerial Roundtable, ISMR, much before the Prime Minister of Singapore was visiting India. In that meeting, held both in Singapore and in India, we had extensively talked about quality training and certification. That's also a problem. Unless we have our training centers adequately equipped with both training required equipments and trainers who are going to be able to do that job, certifying is not going to be really up to the mark. And the person who gets trained, the girl or the boy getting trained in those centers, coming out of them, are going to come out with a certificate which may not find currency among those who want to employ them. So we wanted to have a certification also which has that kind of a hallmark with which they'll be readily acceptable as in the job market. So these were thoughts which I wanted to share with you. There are also questions about how Niti Aayog, and I'm very happy to say this because in 2014, when the old Planning Commission was revamped and Niti Aayog was brought in, more for doing R&D or research for the sake of India's development aspirations. Niti Aayog had taken up very many different roles in preparing developmental disparity related reports which have come of use for us when we are planning for the next set of reforms or the next set of funding. Today, but I must say with a great sense of appreciation, under both the Vice Chairman Dr. Suman Berry and the CEO BVR Subramaniam, being guided, all of us being guided by the Honorable Prime Minister, AI and AI related matters have really caught on a lot that the Niti Aayog is actually moving very strongly forward. And I'm with a great sense of appreciation, I want to say this, you need an organization which will bring in all those stakeholders together and be able to bridge the policy initiatives which are required to be done, and therefore be that honeycomb which has all these people coming in and for the government to respond to it. I'm appreciative of the Niti Aayog's attempt to become that repository, not just on gathering data and keeping it, but also becoming the catalyst in getting all these people together and driving policy which can help this very critical area. So I heard the word double-edged sword. I referred to it a bit earlier. I think India is a country which can understand the implication of a good that comes in our way, although a good is never unmitigated. A good is never without riders. A good is never on its own good. It is for us all to use it in such a way that it is for the common good. I don't want to dilute the importance of science and technology by bringing the Puranic kind of a story. I'm not telling a story, but every Asura who had that extraordinary power to do something had to be kept in hold and deliver the good thing that can benefit all humanity. But once that is left without much of a control, that's when it comes to hit at people who have created it. We all know the stories of how various Asuras have not kept up the promise which was a
boon given with a little rider. You are given this boon so long as you don't do certain things. But the moment he starts doing a certain thing, which is under the don't do category, it gets out of the way, out of control as well. But I think the AI is something which we, because it is in our DNA, should be known, should know also how to keep it well under our reins and serve for the common good. And I'm sure the Niti Aayog will play its role, and all of us are here to work together with you. It was quite a impressive small display, not very many, but very impressive display of innovations already happening in the ground with AI and benefiting the common people. Thank you very much for giving me this opportunity. विकसित भारत के लिए एआई के रोड मैप पर इस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संबोधित कर रही थी, जहां कई बड़ी बातों का जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में एआई के लिए नए नए प्रावधान किए गए थे और साथ ही एआई का प्रभाव जिस तरीके से शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में वित्त मंत्री ने कहा कि नवाचार पर यहां जोर देने की जरूरत है और अब भारतीय छात्र भी चिप्स बना रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय भी एआई के जरिए नए नए प्रयोग कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कई चुनौतियों का भी यहाँ जिक्र किया, कई यहाँ उन्होंने सुझाव भी दिए और कहा कि किस तरीके से एआई की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसको कंट्रोल में रखने की भी ज़रूरत है। इसमें उन्होंने कहा कि कैसे 278 संस्थान इस समय सेमीकंडक्टर क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि हमारा फोकस इस समय नवाचार पर होना चाहिए और कैसे कौशल उन्नयन में भी ये मदद कर रहा है, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में मदद कर रहा है। ऐसे में एआई से जुड़ी चुनौतियों के बारे में और एआई से जुड़े रोड मैप के लिए यहाँ वित्त मंत्री कई सुझाव देती हुई नजर आए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बडगाम को दिल्ली के आदर्श नगर से जोड़ने वाली पहली नियमित संयुक्त पार्सल उत्पाद रैपिड कार्गो सेवा पार्सल ट्रेन का आज श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन किया गया। इस औपचारिक उद्घाटन समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पुलिस और नागरिक प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस सेवा के शुरू होने से जम्मू कश्मीर के आर्थिक एकीकरण और विकास की यात्रा को गति मिलेगी। ये मालगाड़ी सेवा परिवहन को तेज, सुरक्षित और अधिक किफायती बनाएगी। इस सेवा से कश्मीर के सेब और अन्य फल दिल्ली और देश के अन्य भागों तक बेहतर स्थिति में पहुंचाए जा सकेंगे। ग्रोवर्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा इससे। रोड के कंपैरिजन में इसके रेट्स भी कम है, रिस्क भी कम है और ये टाइमली पहुंचता है। अगर गाड़ी यहाँ से 24 घंटे में दिल्ली पहुंच जाती है, 24 से 33 घंटे में जो भी टाइम लग जाए, इतने देर में ये दिल्ली पहुंच जाती है। ना आपको रास्ते का कोई परेशानी है, ना कोई दिक्कत है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है इस सेक्टर के लिए। इस भूभाग में जो हॉर्टिकल्चर के लिए जम्मू कश्मीर माना जाता है, फ्रूट्स के लिए, इनके फ्रूट्स अब कम समय में और सस्ते में, कम लागत में, फास्टर तरीके से देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचेंगे, जिससे फ्रूट्स की जो शेल्फ लाइफ होती है वो भी बढ़ जाएगी। नॉर्मली रोड से 4-5 दिन लगते हैं, ये तो 24 घंटे के अंदर पहुंच जाएगी। कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि अश्योर्ड टाइम है और डेली चलेगी। हमारी अगली गाड़ी ऑलरेडी दिल्ली से कल वाली आ चुकी है, यहाँ पे आने वाली है और जो कल जाएगी, और इस तरह से लगातार ये सर्विस चलती रहेगी, तो इसलिए ये काफी इम्पोर्टेंट है।
आज दूरदर्शन का स्थापना दिवस है। 15 सितंबर 1959 के दिन भारत के लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आज ही के दिन ऑल इंडिया रेडियो द्वारा स्थापित देश के पहले टेलीविजन स्टेशन का उद्घाटन किया था। शुरुआत में दूरदर्शन पर कुछ देर के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता था। ऑल इंडिया रेडियो के हिस्से के रूप में दैनिक प्रसारण की नियमित शुरुआत साल 1965 में हुई थी। साल 1982 में मुंबई और अमृतसर तक इस सेवा का विस्तार किया गया था, जो आज के समय में दूरदराज के गांव तक पहुंच गई है। पहले दूरदर्शन ब्लैक एंड व्हाइट था, लेकिन साल 1982 में दूरदर्शन का स्वरूप रंगीन हुआ था। 1980 के दशक में हर घर की रौनक दूरदर्शन बन गया था। आज के समय में दूरदर्शन पर 24 घंटे अलग अलग कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।